वेलकम टू एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जैसा कि इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि आज से थाउजेंड्स ईयर्स अगो लोग हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि वो लोग अपने खाने के लिए जानवरों को मारते थे और प्लांट्स के फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, रूट्स को इकट्ठा करते थे अपने खाने के लिए। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे लोग हंटर्स और गैदरर्स से फार्मर्स बने, कैसे लोगों ने अपना खाना खुद से उगाना शुरू किया, वो इस सब चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है तुषार नाम के लड़के की स्टोरी से। ये तुषार नाम का लड़का दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न की वेडिंग के लिए, और ये दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है अपने अंकल के साथ। और बहुत ही मुश्किल से इसे ट्रेन में एक विंडो सीट मिल पाती है। ट्रेन में बैठा बैठा तुषार बाहर देखता है किस तरीके से पेड़ और घर पास हो रहे हैं, और जब वो बाहर का सीन देख रहा होता है तो तब उसके जो अंकल हैं उसके शोल्डर पे टैप करते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमने आज से 150 ईयर्स अगो पहले ट्रेन्स का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। यानी कि आज से 150 ईयर्स अगो पहले हमने ट्रेन्स को यूज़ करना शुरू किया था, और उसके कई सालों बाद हम लोगों ने फ्यू डिकेड्स लेटर हम लोगों ने बसेस को यूज़ करना शुरू किया। तो ये सब देख के तुषार सोचने लगता है कि ठीक है, आज से 150 साल पहले हम लोगों ने सबसे पहले ट्रेन इस्तेमाल करी, लेकिन जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी तब लोग कैसे ट्रैवल करते थे। तो वो ये सोचने लगा, when people couldn't travel quickly from one place to another, और फिर वो ये सोचने लगा कि अगर ट्रेन नहीं होती थी तो वो लोग तो बहुत समय लगता होगा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह बिता देते थे जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये वो सोच रहा था, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं होती है। तो हम वही जानेंगे कि कैसे जब ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी, बस नहीं हुआ करती थी, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे और क्यों जाते थे। रीज़न भी होना चाहिए ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो भी हम जानेंगे। तो चैप्टर का पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। तो टॉपिक स्टार्ट होता है कि आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो जो लोग इस धरती पे या सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उनको हम लोग हंटर्स और गैदरर्स बोलते थे। द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन अगो वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स एंड गैदरर्स। अब आप बोलोगे कि हंटर्स और गैदरर्स ही क्यों बोलते थे, तो उनका ऐसा नाम उनके खाने की वजह से पड़ा था। The name came from the way in which they got their food. तो जर्नली ये हंटर्स और गैदर्स क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, मारते थे, या फिर फिश, बर्ड्स, और किसको गैदर करते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, इनको गैदर करते थे, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया। मूविंग ऑन, अब हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों ये हंटर्स और गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, और इनका एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत से रीजंस थे। सो रीज़न नंबर 1 है, फर्स्ट, अगर वो एक जगह पे बहुत ही लंबे समय तक रहते तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उन सबको खा जाते। ये पहला रीज़न है। क्या कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। यानी कि जिस भी जगह वो रह रहे हैं उस जगह जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स अवेलेबल होते वो उन सभी को खा जाते। तो इसीलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने के सर्च में।
Therefore they had to go elsewhere in search of food, यानी कि जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ पे उन लोगों ने जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उन्हें यूज़ कर लिया, उसके बाद भी वो दूसरी जगह जाते थे। तो ये एक पहला रीज़न है। मूविंग ऑन, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये था कि वो लोग आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे इन डियर कैटल, यानी कि ये जो एनिमल्स होते थे ये लोग भी एक जगह से दूसरी जगह अपना खाना इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, कौन? डियर्स एंड वाइल्ड कैटल्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि डियर यानी कि हिरन और वाइल्ड कैटल्स घासेस और लीव्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इनको सर्च करने के लिए। और अब ह्यूमंस जो होते थे उन लोगों को, इसीलिए ह्यूमंस इन लोगों को फॉलो करते थे। दैट्स वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देम, क्योंकि ह्यूमंस इन्हें मारते थे अपने खाने के लिए, तो ह्यूमंस भी इन्हें फॉलो करते थे जहाँ जहाँ पे ये डियर्स या फिर वाइट कैटल्स जा रहे हैं। ये एक दूसरा रीज़न है। मूविंग ऑन, द थर्ड रीज़न। थर्ड रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो थर्ड रीज़न ये क्या कहता है कि आप जानते हो कि एक स्पेसिफिक सीज़न में ही स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स और ट्रीज उगते हैं, यानी कि जो आम के पेड़ हैं वो सिर्फ गर्मियों में ही उगते हैं, वो ठंडों में नहीं उग सकते हैं। तो ऐसा आज से हज़ारों साल पहले भी हुआ करता था, यानी कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। तो इसीलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सीज़न टू सीज़न मूव करना पड़ता था। पीपल हैव टू मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि गर्मियों में आम के पेड़ हैं तो उन्होंने आम खा लिए, उसके बाद फिर वो लोग जब ठंडी आ गई तो वो लोग किसी दूसरी जगह जाएंगे, किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे फ्रूट्स आ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ठंड के वक्त में आम के पेड़ में से आम तो नहीं मिल सकता ना। तो ये भी एक रीज़न था, थर्ड रीज़न। ये थर्ड रीज़न है। नेक्स्ट फोर्थ रीज़न क्या था कि पानी, उस वक्त भी लोगों को पानी तो पीना ही होता था। पानी के लिए उस वक्त टैप या फिर जो हमारे वहाँ टैप से पानी आता है ये सब तो नहीं रिसोर्सेस थे। उस वक्त लोग पानी पीते थे रिवर्स से, लेक से। अब क्या होता है कि ये जो रिवर्स और लेक्स होते थे ये साल भर फॉर सीजनल हमेशा पानी नहीं देते थे। आप देखोगे कि कोई कोई सी रिवर्स या फिर लेक्स जो है कुछ समय के लिए, ईयर के कुछ समय के लिए बिल्कुल सूखे पड़ जाते हैं। ऐसे ही उस वक्त भी हुआ करता था कि पीपल नीड, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। और वाटर कहाँ पाया जाता था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। तो ऐसी बहुत सी रिवर्स और लेक्स होती थी जो क्या होती थी, थ्रू आउट द ईयर देती थी। कुछ तो ऐसी होती थी जो पूरे साल आपको पानी देंगी, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी होती थी जो सिर्फ सीजनल थी, यानी कि कुछ ही समय के लिए उसमें पानी आएगा, उसके बाद फिर वो रिवर्स सूखी पड़ जाती थी। तो इसीलिए लोग जो हैं, पीपल जो कि बैंक्स में रहते थे यानी कि नदियों के पास जो रहते थे, जब सूखा पड़ जाता था यानी कि समर या विंटर के वक्त में उन्हें दूसरी जगह पानी के लिए जाना पड़ता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये चौथा रीज़न था। आई होप कि आपको ये चारों रीज़न क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जो कि है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। क्वेश्चन यही आता है कि आखिर इतने सालों पुराने जो लोग रहे हैं उनके बारे में हमको पता कैसे चला। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में और हमको बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स एंड गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री में बने हुए ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग्स, इन सबको स्टडी करते हैं। इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं जो हंटर्स और गैदरर्स इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड। ये बहुत ऑब्वियस है कि लोगों ने
टूल्स जो बनाए थे वो स्टोन्स के थे, वुड के थे, बोन्स के थे। और उस वक्त हंटर्स और गैदरर्स ने जो टूल्स बनाए थे पत्थर से, लकड़ियों से और हड्डियों से, उनमें से सबसे ज़्यादा जो सरवाइव कर पाया है आज के वक्त तक वो है स्टोन्स के टूल। अब इन स्टोन्स के टूल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ वो लोग करते थे, सो वो हम जानते हैं कि इन स्टोन्स के टूल्स को वो लोग किसके लिए यूज़ करते थे? मीट को काटने के लिए। मीट यानी कि जिस भी जानवरों को उन्होंने हंट करा है, मारा है, उसी की मीट को काटने के लिए, बोन्स को काटने के लिए, ट्री का जो बार्क होता है उसको स्क्रैप करने के लिए, और एनिमल्स की स्किन को बनाने के, एनिमल्स की स्किन ही वो लोग पहनते थे, सो वो बनाने के लिए, या फिर फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए। सो इन सब काफ़ी चीज़ों के लिए वो लोग स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। और ऐसा भी था कि बहुत से जो स्टोन के जो टूल्स थे उनका हैंडल जो था वो लोग बोन से बनाते थे। सम may have been attached to the handles of the bone or wood, ताकि वो लोग स्पैरोज टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, यानी कि हंटिंग करते वक्त एक भाला टाइप का बनाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि हैंडल बना देंगे लकड़ी का या बोन का, और आगे पत्थर का स्टोन टाइप का एज बनाकर जानवरों को मारते थे। भाला, जिसको हम आपने भाला देखा होगा, सो इस तरीके की कुछ टूल्स वो लोग बनाते थे। मूविंग ऑन, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, लकड़ियों को काटने के लिए। अब इन लकड़ियों का इस्तेमाल वो लोग किस लिए करते थे? सो लकड़ियों का इस्तेमाल वो लोग करते थे आग लगाने के लिए, आग जलाने के लिए, है ना। वुड्स वर यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। टूल्स मैंने आपको बता दिया कि स्टोन के पीछे एक भाला टाइप का बनाने के लिए, ताकि वो जानवरों को मार सके, और घर बनाने के लिए। सो इनका भी इस्तेमाल, लकड़ियों का इस्तेमाल वो इन सब चीज़ों के लिए करते थे। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हो आपके लेफ्ट में, ये जो है ये एक डिगिंग है। ये जो आप देख रहे हो वो लोग क्या कर रहे हैं, इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग प्लांट्स के रूट्स को डिग करके रूट्स निकालने के लिए। डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, देख रहे हो ना। और ये जो है इस चीज़ का वो लोग, इस स्टोन का वो लोग इस्तेमाल करें ताकि वो लोग ग्राउंड को डिग करके रूट्स निकाल सके, प्लांट की खाने लायक रूट्स। और लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो किस चीज़ की है? वो है स्टिचिंग करते हुए। इसी पत्थर का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो लोग एनिमल्स की खाल की स्टिचिंग कर सकें और इसको पहन सकें। तो बहुत सी चीज़ों के लिए स्टोन के टूल्स इस्तेमाल करे जाते थे। स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन्स, राइट में। आगे बढ़ते हैं। अब चूजिंग अ प्लेस टू लिव ऑन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कि आखिर कौन सी जगहें वो लोग चूज़ करते थे रहने के लिए। तो अब हम सबसे पहले मैप में देखेंगे। मैप में जो जितने भी ये रेड मार्क्स हैं, ये करनूल केव्स, हुंगसी केव्स, और ऊपर की तरफ ये रेड मार्क में है एक ये भीमटक केव्स। सो यहाँ पे ये जो आपको 3 प्लेसेस मैंने दिखाई हैं रेड ट्रायंगुलर की, इनको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक कौन सी? पैलियोलिथिक साइट्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है। अब ये पैलियोलिथिक साइट्स क्या होती हैं? यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं हंटर्स और गैदरर्स के। जो भी मैंने आपको रेड ट्रायंगल में साइट्स दिखाई, इन साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। एविडेंस क्या?
हंटर्स और गैदरर्स के द्वारा इस्तेमाल करे गए टूल्स लोगों को, आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ पे मिले हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हंटर्स और गैदरर्स उस वक्त इस्तेमाल करते थे वो इन जगहों पे मिले हैं जो मैंने रेड ट्रायंगल में आपको दिखाई। सम प्लेसेस जो हमने दिखाई, और ये सारी प्लेसेस, एक चीज़ और नोटिस करना कि जितनी भी प्लेसेस हैं ये सभी किसी न किसी रिवर के पास में है। जैसे कि ये जो भीमटक जगह है वो नर्मदा रिवर के पास में है। सिमिलरली ये जो हुंग्सकी और कुरनूल केव्स है ये कृष्णा रिवर, ये जो है ये कृष्णा रिवर है, इसके पास में है। सो इससे जो हमने अभी रीज़न पढ़ा था, फोर्थ रीज़न, कि वाटर बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए वो रिवर्स में रहते थे, नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। मूविंग ऑन, और इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि स्टोन के टूल्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी हुआ करते थे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको भीमटक के बारे में जो मैप में दिखाया, ये जो भीमटक जगह है ये आज के वक्त मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट विथ केव्स एंड रॉक सेटलर्स। ये एक केव की तरह, एक गुफा की तरह है ये। और क्यों लोगों ने उस वक्त, हंटर्स और गैदरर्स ने इस जगह को चुना होगा रहने के लिए? क्योंकि जब भी बरसात होती है या गर्मी या हवा होती होगी तो ये केव उन्हें बचाती होगी। पीपल चूज दीज नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फॉर द रेन, हीट एंड विंड। और ये जो रॉक शेल्टर है, जो केव है, ये नर्मदा वैली के पास में है, नर्मदा रिवर के पास में। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मूविंग ऑन, सो यहाँ पे ये एक रॉक पेंटिंग है, और ये जो रॉक पेंटिंग यहाँ पे हमने बनाई है ये हंटर्स और गैदरर्स ने बनाई थी। और ये कहाँ पे बनाई है? ये केव्स में बनी है। जो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में जो साइट्स थी जहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स रहा करते थे वहाँ पे मिली है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल्स लिव्ड हैव पेंटिंग्स इन वॉल्स। उनमें पेंटिंग्स है। Many of the caves in which early people lived have paintings in the walls। और ऐसी पेंटिंग्स जो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो केव्स मिली है वहाँ पे हैं ये पेंटिंग्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है साइट्स। तो जैसा मैंने अभी नाम बोला कि साइट, जैसे कि भीमटक साइट्स या फिर कुरनूल केव्स, इनको अब आप सोचोगे कि साइट्स क्या होती हैं। सो साइट्स वो जगह होती हैं, आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स। जैसे कि मैंने बताया हंटर्स और गैदरर्स की, इन साइट्स पे हंटर्स और गैदरर्स के बनाए गए टूल्स हमको मिले, पॉट्स या फिर बिल्डिंग्स हमको मिली। सो इन साइट्स पे हंटर्स और गैदरर्स के द्वारा बनाए गए टूल्स और ये सब चीज़ें जिन जगहों पे मिलती हैं हम उनको साइट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें उस वक्त दीज आर मेड एंड यूज बाय एंड लेफ्ट बाय, इनको उस वक्त के लोगों ने यूज़ किया, इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, और आज हम इन्हें एज ए एविडेंस पाते हैं। अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, काफ़ी बार हमें अर्थ के सरफेस पे ही मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दे आर बरीड अंडर द अर्थ, और इवन हमको अंडर द वाटर भी मिलते हैं। क्लियर करके दिखाती हूँ। सरफेस ऑन द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर भी हमको ये एविडेंसेस जो है मिलते हैं। एविडेंसेस क्या? कि हंटर्स और गैदरर्स के द्वारा बनाए गए जो भी टूल्स है या फिर जिस भी तरीके के वो लोग पॉट्स यूज़ करते थे उनके एविडेंस हमको मिलते हैं। मूविंग ऑन, अब फाइंडिंग अबाउट द फायर, कि आखिर इन हंटर्स और गैदरर्स को फायर के बारे में कैसे पता चला और वो लोग किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। तो कुरनूल केव जो हमने ऊपर देखी थी कृष्णा नदी के पास में, उस केव्स में हमको एशेस मिले हैं। जब जल जाती है कोई चीज़ तो उसकी जो राख होती है, जो ऐश होती है, वो मिली है। और ये हमें सजेस्ट करती है, ये बताती है कि उस वक्त के लोग भी आग का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ फायर,
करते थे उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे। और इस फायर का इस्तेमाल वो लोग बहुत सी चीज़ों के लिए करते थे। कौन कौन सी चीज़ें के लिए? टू एज अ सोर्स ऑफ लाइट, एक तो रोशनी का सोर्स हो गया एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मीट को रोस्ट करने के लिए, और जानवरों को डराने के लिए भी। आप जानते होंगे कि जो जानवर है वो आग से डर जाते हैं, सो इन सब चीज़ों के लिए फायर का इस्तेमाल करते थे। सो फायर काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उसके बहुत से यूजेस थे उस वक्त और आज भी हैं। लेकिन उस वक्त के लोग फायर का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों के लिए करते थे। हम इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नेम्स एंड डेट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट करी और जब लोग फार्मर, हर्डर्स और हंटर्स हुआ करते थे, तो उस समय को लोग साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं और ये नाम काफ़ी लेंथी भी है। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम वी आर स्टडिंग। सबसे पुराने पीरियड को आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक। ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलके बनता है, जिसमें पैलिया का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और लिथिस का मतलब होता है स्टोन। तो इस नाम से आपको पता चल रहा है कि बहुत ही पुराना और कब उस वक्त स्टोन से मतलब इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं ये लोग। यानी कि द नेम पॉइंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस ने स्टोन टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और बहुत ही अलग अलग चीज़ों के लिए किया। इस चीज़ के बारे में ये लोग बताना चाह रहे हैं इस नाम से। ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये बहुत ही लंबा पीरियड है, यानी कि फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। इतना लंबा पीरियड है, आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन मीन्स 20 लाख ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक का जितना भी टाइम है उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है पैलियोलिथिक पीरियड। ये काफ़ी लंबा समय है और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस लंबे समय को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 हिस्सों में, लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक। और ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हमारे ह्यूमंस के इतिहास का 99% जितनी भी हिस्ट्री है वो सब हम लोग पढ़ते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड के बाद दूसरा उन्होंने जो नाम दिया था वो है मीसियोलिथिक। ठीक है, और ये जो मीसियोलिथिक पीरियड है, अब इस पीरियड में हम बात करेंगे, हम ढूंढेंगे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत हुए हैं। अब ये मीसियोलिथिक पीरियड कब से कब तक का है? तो ये मीसियोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है 12,000 ईयर्स अगो और कब तक चलता है? 10,000 ईयर्स अगो। यानी कि आज से 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक का जो टाइम था उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है मीसियोलिथिक पीरियड, और इसका मतलब होता है मिडिल स्टोन। पैलियोलिथिक कब से कब तक था? 20 लाख ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो, ये था पैलियोलिथिक। 12,000 से 10,000 तक हमारा मीसियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन, मीसियोलिथिक का मतलब है मिडिल स्टोन। ठीक है, अब मीसियोलिथिक पीरियड में जो स्टोन्स ह्यूमंस ने बनाना शुरू करे थे ये पैलियोलिथिक के कंपैरिजन जनरली थोड़े से टाइनी थे, स्मॉल थे। और मीसियोलिथिक पीरियड के वक्त में जो भी स्टोन्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स हमको मिलते हैं या बनाए गए थे उस वक्त, उनको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। ये जो माइक्रोलिथ्स होते हैं ये किसी लकड़ी या फिर किसी हड्डी के सपोर्ट हैंडल लेते हैं। ठीक है, और इनका जो एज होता है, जो एरो होता है वो स्टोन का होता है। उसके बाद तो
ऐसा नहीं है कि पुराने वक्त के टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, पुराने वक्त के टूल्स का भी इस्तेमाल करते थे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़। अब 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स तक के टाइम को हमने बोला मीसियोलिथिक। अब जो नेक्स्ट स्टेज है यानी कि 10,000 ईयर्स अगो के बाद का जो भी टाइम है उसको हम बोलते हैं नियोलिथिक। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज नियोलिथिक। एक मिनट, हाँ, इज नोन एज नियोलिथिक। नेक्स्ट, तो ये है हमारा 3 नाम जो आर्कियोलॉजिस्ट ने नेम्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि 20 लाख ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स तक के टाइम को आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया पैलियोलिथिक। 12,000 से लेके 10,000 तक नाम दिया है मीसियोलिथिक, और 10,000 के से आगे का जितना भी टाइम है उसको हमने नाम दिया है नियोलिथिक। आगे बढ़ते हैं। है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो जैसा मैंने अभी आपको मीसियोलिथिक में बताया था कि मीसियोलिथिक पीरियड के वक्त में ह्यूमंस ने बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस देखे, यानी कि हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट था वो बदल रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट्स आ रहे थे। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा है, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो यानी कि मीसियोलिथिक पीरियड के वक्त में बहुत ही मेजर देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी अर्थ के क्लाइमेट में एक मेजर चेंजेस आ रहे थे, और वो चेंजेस क्या थे कि अर्थ का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। अब अर्थ का क्लाइमेट जब गर्म हुआ तो इससे क्या हुआ कि अर्थ के बहुत सारे हिस्सों में जो घास थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासेस। गर्मियों में आप देखते होंगे कि घास ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंड में इतना नहीं होता, लेकिन गर्मियों में घास बहुत ज़्यादा होती है। सो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, गर्म होने लगा क्लाइमेट, तो इससे क्या हुआ कि जगह जगह पे जो घासें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अब जब घासें बढ़ी तो इनको खाने वाले जो जानवर थे वो भी बढ़े। घास को कौन कौन से जानवर खाते हैं? डियर्स खाते हैं, एंटीलोप खाते हैं, गोट खाते हैं, शीप खाती है, कैटल खाते हैं। तो ये सारे ही जानवर जो कि घास को खा के ज़िंदा रहते थे वो लोग भी अब बढ़ने लग गए। ठीक है, दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, कैटल एंड एक्सेट्रा। अब इन जानवरों को जो हंट करते थे, हंट कौन करते थे? एनिमल्स करते थे और ह्यूमंस भी करते थे। सो स्पेशली ह्यूमंस ही करते थे। सो ह्यूमंस ने क्या किया, इनको फॉलो करना शुरू करा, इन शीप, गोट, कैटल को, और इनके खाने के तरीकों को लर्न करा। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season। और यहीं से ही दिस इज़ ओनली जब वो लोग उन्हें फॉलो करते थे और उनके फूड हैबिट्स को कि किस तरीके के वो लोग खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, इस चीज़ को जब ह्यूमंस ऑब्जर्व करते थे वहीं से ही ह्यूमंस के दिमाग में एक आइडिया आना शुरू हुआ होगा। ऐसा शायद से हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें बिल्कुल ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बस आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने ऐसा कहा है कि ऐसा हो सकता है कि वहीं से ही लोगों ने सोचना शुरू करा हो इन जानवरों को हार्डिंग करने के बारे में या इनको अपने पास रखने के बारे में, रेयरिंग करने के बारे में। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves। फिशिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गई थी उस वक्त। ठीक है, तो यहीं से ह्यूमंस ने एक आइडिया लगाया हुआ कि क्यों ना हम इनको हमारे पास ही रखें, यानी कि इनको इकट्ठा करें, खुद हम इनको पालें, बड़ा करें। यहीं से एक आइडिया आना शुरू हो सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं। चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो जैसा पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा
कि कैसे ह्यूमंस के दिमाग में शायद से आया होगा हर्डिंग या रेयरिंग करने के बारे में। तो अब यही पढ़ेंगे हम कि लोग जो हैं वो फार्मर्स कैसे बने या हर्डिंग कैसे करना उन्होंने शुरू किया, उसका एक आइडिया। तो मीसोलिथिक पीरियड के वक्त में ही क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पे अपने आप ही वीट, बार्ली और राइस उगना शुरू हो गए। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम इन सेवरल ग्रेन ब्रीडिंग मतलब ऐसे पेड़ या ऐसे ग्रासेस जिसमें खाना आ रहा हो, ठीक है। व्हेन सेवरल ग्रेन ब्रीडिंग ग्रासेस जैसे कि वीट हो गई, बार्ली, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों पर अपने आप ही वीट मतलब आटा, चावल ये अपने आप ही उगना शुरू हो गए। और जब ह्यूमंस ने, जैसा आप जानते हो कि ह्यूमंस गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि वो प्लांट्स को इकट्ठा करते थे, उनकी रूट्स को इकट्ठा करते थे। तो जब मैन, वुमेन, पीपल ने इनको कलेक्ट करा होगा, इन ग्रेन्स को अपने खाने की तरह, तभी उन लोगों ने इसको उगाने का तरीका सीख लिया होगा, ठीक है। यहीं से जब उन लोगों ने देखा होगा ये प्लांट जो है कैसे रिपेंड होता है, कैसे मतलब कि इसे तोड़ के आटा बनता है, कैसे इसे उगाया जाता है, जब उन लोगों ने खुद इन पेड़ को अपने आप उगते हुए देखा, तो वहीं से उन्होंने शायद से इनको अपना खुद का एक पेड़ उगाने के बारे में सोचा होगा। जब वो लोग देखते होंगे कि अगर एक बीज कहीं गिर जाता है तो वापस अपने आप एक और पेड़ वहीं पे बन जाता है। तो जब इन लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा, तो वहीं से उन लोगों ने सोचा होगा क्यों ना हम खुद भी तो ऐसे उगा सकते हैं ना ये पेड़। अगर हम यहाँ पे एक बीज डालेंगे और अपने आप यहाँ पे पेड़ उगाएगा तो हमारे लिए खाना बन जाएगा। तो यहाँ से एक नेचुरल आइडिया ग्रो हो सकता है, ये आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं इस तरीके से। ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं, रियलिटी में क्या हुआ होगा वो हम नहीं जान सकते, लेकिन जितने भी एविडेंस हमको मिले हैं उसके बेसिस पे हम ये सब बातें कह रहे हैं। तो दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। और इस तरीके से लोग क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। तो ये तो था कि लोग फार्मर्स कैसे बने, कि जब वो लोग इन वीट, बार्ली, राइस जो अपने आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में ग्रो हो गई हैं उनको कलेक्ट करते थे। तो उनको जब वो लोग ऑब्ज़र्व करते थे, देखते थे कि किस तरीके से वो रिपेंड हो रहे हैं, वहीं से लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी खुद का एक पेड़ उगाएं, और लोग फार्मर्स बनना शुरू हो गए। ये तो बात हो गई कि लोग फार्मर्स कैसे बने। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लोग हर्डर्स कैसे बने। हर्डर्स यानी कि चरवाहे। तो जैसा हम जानते हैं कि लोग प्राइमरली या तो पेड़ पौधों के जो रूट्स होते थे, फल होते थे, उन्हें खाते थे या फिर एनिमल्स को खाते थे। तो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ह्यूमंस क्या करते थे, जहाँ पे वो रह रहे हैं अपने शेल्टर के आसपास वो लोग खाना छोड़ देते थे, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए जानवरों को। सो people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelter। अब tame का मतलब क्या होता है, पालतू बनाना, जानवर को पालतू बनाना, ठीक है। कोई भी जानवर जो आप देख रहे हो, जो आज जैसे पालतू डॉग होते हैं, कैट होती हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, हमेशा से ऐसे पालतू जानवर नहीं हुआ करते थे। एक टाइम था कि ये लोग भी वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे। ह्यूमंस ने इसे पालतू जानवर बनाया है, ठीक है। तो जो पहला जानवर जिसे ह्यूमंस ने पालतू बनाया वो डॉग हुआ करता था, ठीक है। डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर्स, जैसा मैंने कहा कि हमेशा से पालतू नहीं थे, एक टाइम था ये भी वाइल्ड एनिमल्स थे। तो जब डॉग के जो वाइल्ड एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो ही पहले जानवर बने थे जिनको ह्यूमंस ने टैम किया, यानी कि पालतू बनाया, ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो लोग थे वो ऐसे जानवरों को जो हमला नहीं करते थे या फिर मारेंगे नहीं, जिनसे खतरा नहीं है, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, इनको अपने पास बुलाते, अपने कैंप्स के आसपास रखने लग गए, ठीक है। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। अपने
अब जिस भी जगह वो रहते थे उनको उस तरफ बुलाने लग गए। बुलाने कैसे लग गए? खाना छोड़ते थे तो वो अपने आप ही आएंगे ही आएंगे। और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते थे? शीप, गोट, कैटल, पिग, इन लोगों को लोग हर्ड में रखना शुरू करने लग गए थे ह्यूमंस इस तरीके से। ठीक है, देखो शेर हो गया, चीता हो गया, इन सबको तो नहीं रखेंगे ना, ये लोग तो खुद ही ह्यूमंस को खा जाते थे। लेकिन गोट्स, कैटल, ये सब ह्यूमंस को कोई हार्म नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, तो इस तरीके के जानवरों को ह्यूमंस अपने कैंप के पास लेके आते थे और फिर उनको रखने लग गए थे। और ये जितने भी अधिकतर जो आप देख रहे हो जो भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी क्या खाते थे? ग्रास खाते थे। ठीक है, हाँ, ऑफ्टन, देखो मोस्ट ऑफ देम ईट पीपल। और ये भी एक बात थी कि जो भी ये जानवर थे इनको दूसरे जानवर से बचाने का काम भी ह्यूमंस ही करते थे। दूसरे जानवर जैसे कि डियर्स को शेर खा जाते हैं, या फिर शेर डियर्स को ही नहीं, गोट को, कैटल को, पिग्स को, इनको भी खा सकते थे। तो इनको बचाने के लिए काम, इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी ह्यूमंस ही करते थे और इस तरीके से वो लोग हर्डर्स बन गए। ठीक है, often people protected these animals from attack by the other wild animals and this is how they become herders. अब नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डोमेस्टिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं वो पौधों को उगाते हैं और जानवरों पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। अब क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, पेड़ को उगाएंगे और जानवरों का ख्याल रखेंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं वो जर्नली दूसरे उनके अपने जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे अलग हो जाते हैं। वेरी ऑफ्टन plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. ठीक है, सो ये एक केस है कि नेचुरली वो लोग उन वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको डॉग का एग्जांपल दिया कि वाइल्ड एंसेस्टर्स थे, जब उनको लोगों ने पालना शुरू करा तो डॉग एक पालतू जानवर बन गया। अब वो अपने वाइल्ड एंसेस्टर्स से अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही शेर का एग्जांपल जैसे आज के वक्त में बेस्ट है कि आपने ज़ू में शेर को देखा होगा, तो वो जो, या फिर ज़ू में नहीं तो सर्कस में आपने देखा होगा कि हाथी को लेके आते हैं वो लोग, और भी बहुत सारे जानवर्स को लेके आते हैं जो काफ़ी डेंजरस होते हैं वैसे, है ना। लेकिन वो लोग जो जानवर जो सर्कस में हम देखते हैं वो किसी को हार्म नहीं करते हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं क्योंकि उनको ह्यूमंस ने पालतू बना दिया है। ठीक है, अगर वो यही सेम अगर जानवर जंगल के अंदर रहते तो वो शायद से वैसे ही हो जाते, वैसे ही डेंजरस हो जाते, है ना। लेकिन सिंस अब ह्यूमंस ने उनको पालतू बना दिया और अपने कंट्रोल में करके रखा है तो वो लोग अपने जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे अलग हो गए। तो ऐसा ही सेम एनिमल्स के साथ भी होता है, प्लांट्स के साथ भी करते थे। ठीक है, इस डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में होता है ये। तो अब किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स ह्यूमन सेलेक्ट करते थे, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट किया जाता था। तो एक मिनट, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ, अब सही है। सो जो प्लांट्स वो लोग सेलेक्ट करते थे वो ऐसे प्लांट सेलेक्ट करते थे जिसमें कोई डिजीज़ ना हो। ठीक है, दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। और वो प्लांट सेलेक्ट करते थे जो हमको ज़्यादा ग्रेन्स दे, ज़्यादा खाने को दे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, केपेबल ऑफ वेयरिंग द वेट ऑफ द रिब ग्रेन्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जो उन्हें ज़्यादा फल दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं, ग्रेन्स दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे बहुत से प्लांट्स आ जाते हैं जैसे कि वीट, बार्ली, राइस। ये छोटे भी होते हैं साइज़ में और खाने को भी बहुत सारे चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, जब इन्हें ग्रो किया जाता है। अब
एनिमल्स को सिलेक्ट करने के क्राइटेरिया क्या होते हैं कि वो ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जो भी एनिमल्स को वो लोग सेलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो अपने वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि किस तरीके से वो लोग डिफरेंट हो जाते हैं जब उन्हें पाला पोसा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया हुआ है कि जो आप देख रहे हो 2 दांत हैं यहाँ पे, ये 2 दांत एक पिग के दांत हैं। ठीक है, अब ये जो छोटे वाले जो दांत है ना, ये उस पिग के हैं जिसको ह्यूमंस ने पालतू बनाया है, और ये दांत जो है वो उस पिग के हैं जो वाइल्ड पिग है। तो देख रहे हो डिफरेंस क्या होता है डोमेस्टिकेशन का, पालतू जब ह्यूमंस किसी को पालतू बनाते हैं। सो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, और ये ग्रेजुअली बहुत ही सालों का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही सालों में हुआ है, बहुत ही लंबे समय से बाद ऐसा होता है। अब मूविंग ऑन, तो जैसा मैंने बताया जो डोमेस्टिकेशन है ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धरती के बहुत से हिस्सों में अपने आप होना शुरू हुआ। और ये कब शुरू हुआ था? 12,000 ईयर्स अगो, जब ह्यूमंस फार्मर्स और हर्डर्स बनना शुरू हुए थे। इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, मीसियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, और आज के वक्त में जो भी प्लांट्स हम देख रहे हैं, जो भी एनिमल्स हम देखते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, बेस्ट एग्जांपल है कि वो कैसे एक पालतू जानवर बन गया। सो ये सब रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का। जो भी पेड़ पौधे हम आजकल उगाते हैं खाने के लिए, वीट, राइस, बार्ली, ये सब किसका एग्जाम्पल है? बार्ली क्या होती है? ये दाल होती है, ठीक है, ये मसूर की दाल बोलते हैं इसको। तो इन सब को जो भी हम आज के वक्त में उगाते हैं, ये सब रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का। डोमेस्टिकेशन या किसी को पालतू बनाना एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, virtually all the plants and animals produced that we use today as food today is a result of the domestication. ठीक है, अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में मैंने आपको बता दिया शीप्स और गोट्स हो गए। ठीक है, और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में वीट्स एंड बार्लीज हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो जैसा आप जानते हो कि जब हम खेती करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में हो जाती है, बहुत वक्त लगते हैं, बहुत महीने लगते हैं, है ना, तब जाके एक पेड़ पूरा उग पाता है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है पेड़ को उगाने के लिए, जानवरों से बचाना पड़ता है, समय समय पर रोज़ पानी देना होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। खेती करना इतना आसान नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों ने खेती करना शुरू करा तो उन्हें एक जगह पे बहुत ही लंबे समय के लिए रुकना पड़ता होगा। ये जो शिफ्ट है हंटर्स से गैदरर्स से, अब जब वो फार्मर्स बन गए तो एक न्यू वे ऑफ लाइफ की तरफ ह्यूमंस ने मूव किया। जब एक वक्त था जब वो लोग सिर्फ इधर से उधर घूमते थे, जानवरों को फॉलो करते थे और मार के खाते थे, केव्स में रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग जो है वो रिवर के आसपास रहना शुरू कर दिया है लोगों ने, है ना, एक लंबे समय के लिए खुद का पेड़ उगाने लगे हैं। तो एक न्यू वे ऑफ लाइफ है। तो वही इस टॉपिक में समझाया है कि इफ़ यू प्लांट अ सीड, जब आप कोई भी एक पौधा जो बीज है वो उगाओगे, आप प्लांट करोगे उसे, तो उसे बहुत समय लगता है। इट टेक सम टाइम टू ग्रो, है ना। कभी कभार कुछ दिन लगते हैं, कभी कभार कुछ महीने, कुछ हफ्ते, और कुछ कुछ केसेस में ईयर्स भी लगते हैं। तो यानी कि मतलब सिंपल है कि जो लोग इन पेड़ों को उगाते थे उनको क्या रहना, एक ही जगह पे, हैड टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक जगह पे उनको बहुत ही लंबे समय तक रहना पड़ता होगा, उसका ध्यान रखना पड़ता होगा, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। और प्लांट्स को ध्यान ही नहीं रखना पड़ता होगा, उसे वाटर भी करना पड़ता होगा, है ना। और ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो मैं बता चुकी हूँ कि जो जानवर आते रहते हैं उन्हें भगाना भी होता है। ठीक है, और उसके बाद जब एक बार जो फल, वो पेड़ है वो उग गया है, उसके बाद फिर उसमें से सारा रिपन करना, ग्रेन्स को निकालना, उसके बाद फिर इस ग्रेन्स को केयरफुली यूज़ करना। तो ये एक बिल्कुल न्यू वे है, बिल्कुल नया शिफ्ट है।
जो हमने देखा। अब जैसा अभी मैंने बोला कि हैड टू यूज देम केयरफुली, जो भी उन्होंने ये जो उगाया है ग्रेन्स, इसमें वीट हो गया, बार्ली हो गई, राइस हो गया, अब इसको वो लोग इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। तो लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेन्स का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो एज अ सीड, दूसरा एज अ फूड, तीसरा एज अ गिफ्ट एंड चौथा स्टोर्ड फॉर द फूड। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो करेंसी है, जो नोट्स हैं, ये अभी अभी बने, मतलब ऐसा नहीं है कि जब करेंसी और नोट्स नहीं हुआ करते थे ना, तो लोग एक दूसरे से सामान लेने देने के लिए खाने का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो राइस हो गया या फिर वीट हो गया, इसको नोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वो लोग अगर उन्हें किसी दूसरे इंसान से कुछ सामान लेना है तो वो उसे 2 कट्टा चावल या आटा दे देंगे और उससे वो सामान ले लेंगे। तो इस तरीके से सिस्टम हुआ करता था जब नोट नहीं हुआ करते थे, जब लोगों ने नोट नहीं बनाए थे, करेंसी नहीं बनाई थी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ फूड, एज अ गिफ्ट एंड स्टोर्ड फॉर अ फूड। खाने के लिए तो ऑब्वियसली वो लोग इस्तेमाल करेंगे ही। मूविंग ऑन, अब ये जो भी ग्रेन है, जैसा मैंने चौथा रीज़न अभी आपको बताया कि इस ग्रेन को वो लोग किसके लिए इस्तेमाल करते थे? फॉर स्टोरिंग, उसको स्टोर भी करके रखते थे। किसके लिए? खाने के लिए, है ना। अब बहुत एक समय में एक साथ बहुत सारा बनता है तो उन्हें 2-3 महीनों के लिए, लंबे समय तक उसे स्टोर करके भी रखना होता है। तो लोगों ने क्या करा, अब लोगों ने बास्केट बनाना शुरू करे, पॉट्स बनाना शुरू करें ताकि वो लोग उसे स्टोर कर सकें। ठीक है, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर, दोनों चीज़ों के लिए, खाने के लिए भी, सीड के लिए भी। तो लोगों को इनको स्टोर करने के तरीके के बारे में सोचना पड़ा है, तो थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। तो लोगों ने फिर उनको स्टोर करने के लिए, इनको ग्रेन्स को एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए क्या बनाना शुरू करी? लार्ज क्ले पॉट्स, वो बास्केट्स, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। हाँ, ग्राउंड में गड्ढे भी खोद के भी रख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका हुआ करता था। इस तरीके से लोगों ने फूड्स को स्टोर करना शुरू किया। नेक्स्ट है स्टोरिंग एनिमल्स। सो एनिमल्स का इस्तेमाल लोग खाने को स्टोर करने के लिए भी करते थे। अब आप सोचोगे वो कैसे करते थे? तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि एनिमल्स जो हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं। नेचुरली मल्टीप्लाई यानी कि अगर किसी इंसान के पास सपोजिंगली 9 जो है वो काव हैं, तो वो अपने बच्चे पैदा करेंगे, सो वो ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। सो इसीलिए मल्टीप्लाई नेचुरली। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, गोट है, काव है, ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये जो मिल्क है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का, जैसा हम सब जानते हैं। इसके अलावा उनको मीट की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हैन है चिकन की तरह, इस तरीके से एनिमल्स का इस्तेमाल फूड की तरह भी, स्टोरिंग, फूड को स्टोर करने के लिए भी किया जाता था। इन अदर वर्ड्स, जिन एनिमल्स को रेयर किया जाता था, रेयरिंग मतलब जिनको लोग अपने पास रखते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनको यूज़ किया जाता था एज अ स्टोर ऑफ फूड, क्योंकि वो हमको मिल्क देंगे, या फिर बहुत सारे एनिमल्स जो हैंस होते हैं उनको, या फिशेज़ हैं उनको वो एज अ फूड इस्तेमाल करेंगे कुकिंग करके। तो इस तरीके से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। यानी कि दुनिया में सबसे पहले किसने खेती करना शुरू करा या हर्डिंग करना शुरू करा, उसके बारे में। तो हम सबसे पहले चलेंगे मैप नंबर 2 पे। सो मैप नंबर 2 में जो ब्लू स्क्वायर्स है ना, जो हम देखेंगे ब्लू स्क्वायर्स, ठीक है, ये वो साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड करे, एविडेंस फाइंड करे हैं अबाउट द अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। शुरुआती दौर में जब फार्मर्स एंड हर्डर्स रहे होंगे, अर्लीस्ट, सबसे शुरुआत में जिन्होंने सबसे पहले फार्मिंग शुरू करी होगी, सो उनके बारे में यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। तो कौन कौन से? ब्लू स्क्वायर में। तो हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं पेज नंबर 2 पे।
मैप में ये जो मैप है यहाँ पे, हाँ, सो ये जो ब्लू स्क्वायर्स आप लोग देख रहे हो, ब्लू स्क्वायर्स बहुत जगहों पे है ना मार्क करते हैं। एक तो यहाँ पे बुरज़ाहम, ये कश्मीर में है। दूसरा यहाँ पे मैग्रग है ना, ये महरग, ये पाकिस्तान के अंदर है। एक यहाँ पे है चीरन, फिर ये इधर बिहार में, इधर ये डोई हाल्डिंग में, ठीक है, डोई जली हाल्डिंग। तो देख सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। तो ये है वो जगहें, ये जो ब्लू स्क्वायर जहाँ पे हम लोगों ने मार्क करा, नीचे की तरफ भी है यहाँ पे, ये इधर ये है, ये तो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड करे हैं, एविडेंसेस फाइंड करे हैं किस चीज़ के, अर्ली फार्मिंग के। और ये जो ब्लू स्क्वायर साइट्स जो हमने देखे हैं ना, इन्हीं को हम नियोलिथिक साइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं किसके, अर्लियस्ट फार्मर्स और हर्डर्स के। दे हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्लियस्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है, इस सब को ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में। तो जैसा मैंने आपको एक कश्मीर वाले में बताया, तो some of the important ones are in the northwest in the present day कश्मीर। जो कश्मीर में हमने बुरज़ाहम पढ़ा था वहाँ पे है, साउथ इंडिया में है, ईस्ट में है। ईस्ट में हमने पढ़ा, साउथ इंडिया में हमने पढ़े थे दो उनके बारे में। इन साइट्स में एविडेंसेस किस चीज़ के मिले जिससे पता चला कि यहाँ पे मतलब फार्मर्स या हर्डर्स रहा करते होंगे। तो साइंटिस्टों को क्या एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। जो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एविडेंस जो मिला है वो मिला है जले हुए ग्रेन्स का, रिमेन्स ऑफ द बर्न्ट ग्रेन, ठीक है। यानी कि जो भी फसल होगी, जो भी फसल हम उन लोगों ने उगाई होगी, वीट है, बार्ली है, तो उसके एशेस मिले, मतलब कि उसे जला दिया होगा। अब क्यों जलाया गया ये हमको नहीं पता है, या फिर एक्सीडेंटली जल गया या किसी पर्पस से जलाया गया ये हमको नहीं पता, लेकिन जले हुए एशेस जो है वो इन साइट्स पे मिले हैं। तो ये जो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे फार्मिंग हुई होगी, ठीक है। तो ये एक एविडेंस है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला। अब रीज़न क्या है ये हमको नहीं पता। दे मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली, और या फिर उन्हें ऑन पर्पस भी जलाया जा सकता है। ऑन पर्पस कैसे जलाया जा सकता है कि आज के वक्त में ना एक फार्मिंग मेथड होता है जिसे अब शायद से बहुत कम फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस फार्मिंग मेथड में एक बार खेती करने के बाद क्या होता है कि पूरे ग्राउंड को जला दिया जाता है। उसके बाद फिर उसे ऐसे ही अगले 10-12 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर नेक्स्ट दूसरे लैंड में वो लोग फार्मिंग करते हैं, और 10-12 साल बाद फिर से उसमें फार्मिंग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जब उसे ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि एक बार जब लैंड में खेती हो जाती है, सो जितने भी सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्लांट्स ले चुका है, तो सॉइल में अब न्यूट्रिएंट्स नहीं बच पाते हैं। इसीलिए 10-12 सालों के लिए लैंड को जलाने के बाद 10-12 सालों के लिए उसे इस तरीके से खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि 10-12 साल में वापस जो है सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट्स आ सके। तो ये एक रीज़न होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दे मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली ऑन अ पर्पस। उसके अलावा ये फाइंडिंग्स क्या सजेस्ट करती हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रॉप्स आइडेंटिफाई करें, साइंटिस्ट के आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, और हमको पता चला है कि बहुत अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स थे वो हर पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे हमने ब्लू मार्क्स देखे हैं वहाँ पे ग्रोन हुए करते थे, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स के बारे में कैसे पता चला, तो एनिमल्स के बोन्स हमको मिले हैं। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। तो ये बात है किसकी, अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स। जो हमको कुछ एविडेंस मिले हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में पहली बार खेती किन किन जगहों पे शुरू हुई होगी उसके बारे में सजेस्ट करता है।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ साइट्स में क्या मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं, हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, जैसे कि बोरजाहम। ये बोरजाहम कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो इन जगहों पे क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट को घर बने मिले हैं, झोपड़ी बनी मिली है। ठीक है, अब क्या है, ये जो बोरजाहम है, जैसे बोरजाहम में क्या मिला है कि क्या बोलते हैं, घर कैसे बने होते हैं, पिट हाउस बने हुए हैं, या फिर ज़मीन के नीचे डिग करके, ग्राउंड के नीचे डिग करके लोगों ने घर बना रखे हैं, और उस ग्राउंड के नीचे जो भी कमरे हैं उनमें जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई हैं। ठीक है, विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। अब ये जो घर होते होंगे, लोगों ने क्यों घर बनाए? ये घर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे उनको, कब? कोल्ड वेदर में। ठीक है, और इन्हीं घरों के अंदर, इन साइट्स में जो घर मिले हैं, इन्हीं घरों के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाउंड करा है? कुक करने के लिए अर्थर्स। ठीक है, और ये जो अर्थर्स थे ये घर के बाहर भी मिले हैं, हर्ट्स के बाहर भी मिले हैं और अंदर भी मिले हैं। यानी कि ये सजेस्ट करते हैं कि जब वेदर ठीक ठाक हुआ कर, यानी कि गर्म वेदर हुआ करता था तो वो लोग बाहर कुकिंग करते थे, और जब वेदर ठंडा हुआ करता था तो वो अंदर, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, वो लोग अंदर या बाहर कुकिंग करा करते होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड हैव कुक्ड फूड आइदर इनसाइड और आउटसाइड। तो ये बात हो गई किस चीज़ की, कि एक टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ में, यानी कि लोगों ने अब एक नॉर्मल लाइफ जो है वो रहना कैसे शुरू कर दिया। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि लोगों ने घर बना लिए हैं, है ना। उसके अलावा घर अलग अलग तरीके के घर बनाए हैं उल्टा, और उसमें क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ भी बनाई हैं। उसके अलावा खाने के लिए, खाना पकाने के लिए उन्होंने, उनके पास बर्तन हैं, और डिपेंडिंग ऑन द वेदर वो बाहर कुक करते हैं, अंदर कुक करते हैं। तो एक नॉर्मल लाइफ जो हम आज के वक्त में भी कहीं ना कहीं जीते हैं, उस हिसाब से है। ठीक है, और इन साइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये सजेस्ट करती है कि पुराने वक्त के हैं, वो क्या है? स्टोन टूल्स है फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। जो स्टोन टूल्स है काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब बहुत सारे टूल्स जो हैं जो इन जगहों पे मिले हैं, ये तो पैलियोलिथिक टूल्स हैं। पैलियोलिथिक टूल्स जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, जो 20 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स के बीच में, उसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं, और उस वक्त जो टूल्स बने थे उनको हम पैलियोलिथिक टूल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन जगहों पे जो टूल्स मिले हैं ना हमको, इन साइट्स में जो टूल्स मिले हैं, ये पैलियोलिथिक टूल से डिफरेंट है। ठीक है, और इसीलिए उनको नियोलिथिक बोला जाता है। नियोलिथिक कौन सा टाइम है, मैंने आपको बताया था 10,000 से आगे जितना भी टाइम है अभी तक का, उसको हम नियोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक टूल से ये जो टूल्स इन घरों में मिले हैं, स्टोन टूल्स, ये डिफरेंट हैं उन टूलों से जो पैलियोलिथिक साइट्स में मिलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको नियोलिथिक कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, बिकॉज मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली पैलियोलिथिक टूल्स। अब क्या डिफरेंट है? तो ये जो टूल्स हैं ये पॉलिश्ड हैं, इनमें एक फाइन कटिंग एज है, और ज़्यादा जो एज है वो काफ़ी शार्प है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मॉर्टल्स एंड पेस्टल्स, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हमने खेती करके जो भी ग्रेन उगाया उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए, और भी प्लांट प्रोड्यूस को कट करने के लिए। ठीक है, और ये जो मॉर्टर्स और पेस्टल्स हैं, ये आज के वक्त में भी ग्राइंडिंग करने के लिए ग्रेन की यूज़ किया जाता है। ठीक है, मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग गेन्स इवन टुडे। साल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी वो मॉर्टल्स और पेटल्स जो बनाए गए थे उस वक्त के लोगों के द्वारा, आज भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। एज इट इज़ टूल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा और शार्प, लेकिन किया जाता है, एक सेम टाइप का ही है। ठीक है, और इसी के साथ साथ पैलियोलिथिक टाइम के वक्त में जो टूल्स बनाए गए थे उनका भी आज के वक्त में इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है,
ये लिखा है टूल्स ऑफ द पैलेलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन। मूविंग ऑन, ये यहाँ पे टूल्स का एक पिक्चर दिखाई गई है, न्यू स्टोन टूल्स। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये टूल्स की पिक्चर है। इस तरीके के टूल्स साइट्स के अंदर मिलते हैं, इस तरीके के कुछ टूल्स साइट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन साइट्स में हमको मिली हैं। वो क्या है? उनमें से एक है अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स क्या होते हैं? मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं अर्थन पॉट्स। ठीक है, अभी भी अगर आप किसी गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि जो घड़े होते हैं उनके अंदर अभी भी लोग पानी रखते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के घड़े को हम बोलते हैं अर्थन पॉट्स। सो मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ठीक है, अब बहुत सारे अर्थन पॉट जो है सम ऑफ देम समटाइम्स डेकोरेट करके भी रखा हुआ था, मतलब कि उनके बाहर डिज़ाइन बना होगा, तो ऐसे डेकोरेटेड वाले भी मिले और इनका इस्तेमाल भी बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता था। नाउ पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग। खाना पकाने के लिए लोगों ने पॉट्स का इस्तेमाल करना शुरू करा। ठीक है, जैसे कि राइस का घड़े में आप राइस पका सकते हो, वीट का, लेटेंसिल्स का, और ये लोगों की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया डाइट का। ठीक है, नाउ इसके अलावा और क्या क्या चीज़ मिली है? सो दे बिगेन वेविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कि अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके लोग कपड़े लोगों ने बनाना शुरू करा। अब अलग अलग टाइप के मटेरियल्स में हमारे कॉटन हो गया, जूट, ये सब चीज़ों का लोग इस्तेमाल करने लगे ताकि कपड़े वो लोग बना सकें। तो ये सारी चीज़ें हमको एक चीज़ बता रही हैं कि अब ह्यूमंस जो है, जो शुरुआत में हमने पढ़ा था हंटर्स हुआ करते थे, गैदर्स हुआ करते थे, उनसे कितने अलग हो गए हैं और एक सेटल्ड लाइफ में लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया, कुकिंग के लिए सामान अलग से लगाना शुरू कर दिया। सो एक लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ उन लोगों ने शिफ्ट किया है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं था। ठीक है, जैसे आज का वर्ल्ड भी डिफरेंट है, बहुत सी कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, बहुत सी नहीं है, पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसा नहीं है ना कि अगर दुनिया के एक हिस्से में लोग कुछ कर रहे हैं तो वैसा भी दुनिया के दूसरे हिस्से में भी वैसा ही करेंगे। और पहले इंटरनेट और ये सब चीज़ें तो हुआ नहीं करती थी कि लोग एक दूसरे से सीख लेंगे, है ना फिर कोई मैसेजिंग का तरीका हुआ करता था। तो दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों ने ऐसा शुरू करा। अब लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडर्स जाते थे, सो वो ये टेक्निक्स जो है वो दूसरी जगह लेके जाएंगे, फिर वहाँ के लोग सीखेंगे इस तरीके को। तो इस तरीके से शिफ्ट हुआ करता था कल्चर का। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। एल्सवेयर बहुत सी जगहों पे क्या हुआ कि लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग अडॉप्ट कर ली। ठीक है, लेकिन स्लोली मतलब ये पूरा जो फार्मिंग और हर्डिंग का ये जो तरीका है, एक सेटल्ड लाइफ का जो स्टाइल है, ये हल्के हल्के पूरी दुनिया में फैला। वो कैसे फैला होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाते होंगे ये लोग, तो वो लोग अपना एक टेक्निक दूसरी जगह लेके जाते हैं। मान लीजिए कहीं से दूर सी जगह से कोई इंसान आया और उसने देखा कि यहाँ पे लोग इस तरीके से रहते हैं, सो वो जब वापस अपने घर जाएगा तो वो उन्हें बताएगा कि देखो यहाँ पे ऐसा होता है और वो लोग इस तरीके से रहते हैं। तो इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज हुआ करता था, आप समझ सकते हो। तो वही बात हम कह रहे हैं। और ऐसा भी होता था किन किन जगहों पे लोग जो हैं दोनों ही चीज़ें करते थे, यानी कि फार्मिंग भी करेंगे, है ना, हर्डिंग्स भी करेंगे, फार्मिंग भी करेंगे, हर्डिंग भी करेंगे और हंटिंग भी करेंगे। तो ये डिफरेंट जगहों पे, मतलब हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द प्लेस इट वाज डिफरेंट। ये जो आप देख रहे हो ये एक जार है जो ऐसी साइट से मिला है। ठीक है, ये जार जो आप देख रहे हो ये, ठीक है,
मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारा अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरग। तो ये जो मेहरग नाम की जगह है मैंने अभी आपको दिखाई थी मैप के अंदर, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैप में जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, फिर से मार्क कर देती हूँ एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है मेहरग, ठीक है, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो मेहरग, ये है मेहरग नाम की जगह। ये जो मेहरग आप देख रहे हो ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है। अब क्या है कि ये जो मेहरग है ना, ये एक न्योलिथिक साइट है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो मेहरग है ये फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, यानी कि सपाट एरिया, बिल्कुल फर्टाइल प्लेन, पहाड़ बीच कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्टाइल प्लेन है ना, और काफ़ी उपजाऊ। फर्टाइल मतलब क्या है, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पे लोकेटेड है ये, ठीक है। और कहाँ पे है, नियर द बोलन पास। तो जो बोलन पास है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूट है टूवर्ड्स ईरान। देखो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ये दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। ये जो बोलन पास है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है इनटू ईरान, यानी कि पाकिस्तान से ईरान जाने के लिए बोलन पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो इसी बोलन पास के नियर में है मेहरग, ओके। अब मेहरब को ऐसी क्या चीज़ है जो इतना स्पेशल बनाती है, जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे होंगे ना किसी रीज़न की वजह से। तो जो मेहरग है ये प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे सबसे पहले वीट और बार्ली उगाना शुरू करा होगा लोगों ने, और यहीं पे सबसे पहले शीप्स और गोट्स की रेयरिंग करना शुरू करा होगा। तो वही बुक में लिखा है कि मेहरग प्रोबेबली वन ऑफ द was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area। हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले अगर लोगों ने कहीं पे, सबसे पहले अगर कहीं पे खेती करना शुरू करा होगा वीट की, बार्ली की, तो वो इन्हीं जगह पे करा होगा। राइस की हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, नियर द विंध्यास था, जो कि मध्य प्रदेश में लाया करता है, पढ़ चुके। लेकिन जब वीट और बार्ली की बात आती है तो ये कहाँ पे है, मेहरग में है, ठीक है। और यहीं पे सबसे पहले लोगों ने एनिमल्स की रेयरिंग में शुरू करी थी। तो इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस वी नो अबाउट, सबसे पुराने गाँव में से एक में ये आता है, ठीक है। एट दिस साइट, इस साइट्स में क्या है, बहुत से एनिमल्स बोन्स भी हमको मिले हैं, ठीक है। एट दिस साइट एविडेंस तो कुछ मिले होंगे ना, तभी तो हमको पता चला होगा कि यहाँ पे लोग ने फार्मिंग करी या फिर रेयरिंग करी। तो वो कौन से ऐसे एविडेंस हैं, तो उनमें से एक एविडेंस हमको मिला है, वो है एनिमल बोन्स। नेक्स्ट है तो बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर एंड पिग, इनके भी हमको बोन्स मिले हैं। ऑल्सो हमको किसके, ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे रेयरिंग किसकी होती थी, शीप्स की, गोट्स की, तो इनके बोन्स भी हमको मिले हैं। नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें हमको मेहरब में मिली हैं, वो मिली हैं हमको रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो मेहरब में घर जो होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये घर की है, मेहरब में कुछ इस तरीके के घर मिले। अब ये क्या है कि ईच हाउस हैड 4 कंपोनेंट्स, यानी कि 4, हर एक घर में क्या होता था, 4 कंपोनेंट्स होते थे, ठीक है। और उनमें से कुछ का इस्तेमाल वो लोग स्टोरेज के लिए करते थे। ईच हाउस had 4 or more components and some of which has been used for storage, ठीक है। जैसा कि पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हर घर के अंदर कितने कंपोनेंट है, 4, 1 2 3 4। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब लोग मर जाते थे, कि ऐसा भी होता है कि पहले भी लोग ऑब्वियसली मरते ही थे, तो जब लोग मर जाते थे तो उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स उनको एक जर्नली
रिस्पेक्ट पे करने आते थे ना। आज भी हम लोग जब कोई डेथ हो जाती है किसी की तो हम लोग जाते हैं उन्हें रिस्पेक्ट पे करते हैं, तो ऐसा पहले भी लोग करते थे। और क्या करते थे कि मरने के बाद कुछ रिचुअल्स थे लोग परफॉर्म करते थे। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, इस तरीके से लोगों को बरी करा जाता था। ठीक है, लोगों को बरी कर जाता। अब बरियल फ्रॉम मेहरक मतलब लोग, जैसे आप देखते होंगे कि लोग को बरी कर दिया जाता है ना आफ्टर द, लोग जब मर जाते हैं तो उन्हें लाइक ऐसे जब आप देखोगे कि बहुत सारे शमशान घाट होते हैं, वहाँ पे जाके उन लोग को बरी कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से लोग मेहरक में जब जो रहते थे वो लोग करते थे। तो परहैप्स ऐसा क्यों करते होंगे लोग, वो लोग भी मानते होंगे कुछ सम सॉर्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, की मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी होती है। तो इस सब चीज़ों में लोग मानते थे तो वो लोग करते थे। सो बरियल भी कुछ तरीके का अरेंजमेंट था जिसमें लोग मानते थे कि मतलब मरने के बाद फिर ये जो आत्मा है कहीं और जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसी बहुत सारी जो बरियल साइट्स हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया गया है, वो जगहें हमें मेरठ के अंदर मिली हैं। सेवरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेरठ। ठीक है, और ऐसा भी हुआ है कि किसी किसी जगहों पे ना डेड पर्सन के साथ गोट्स भी को भी बरी किया गया। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली लोग यही मानते थे कि मरने के बाद इंसान किसी दूसरी दुनिया में चले जाता है, तो उसको एज अ फूड भी दिया जाता था गोट, है ना, प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो इस तरीके के लोगों के कुछ बिलीव्स होते होंगे पहले भी। अब यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो उसके बाद एल्सवेयर है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का वो यही था कि आप लोगों को समझाना कि कैसे एक दुनिया में शिफ्ट आया, कैसे ह्यूमंस में शिफ्ट आया। लोग जो पहले हंटर्स हुआ करते थे, गैदरर्स हुआ करते थे, वो कैसे फार्मर्स हर्डर्स बन गए, कैसे उन लोगों ने घर बनाना शुरू करा। जो दुनिया में शिफ्ट हुआ ये कैसे हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी कि नेम और डेट्स और स्टोन टूल्स, और किस तरीके से जो टाइम पीरियड है वो डिवाइडेड है पैलियोलिथिक में, मीसोलिथिक में, नियोलिथिक में। पैलियोलिथिक 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कवर करता है एंड 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स अगो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने बहुत सारी साइट्स के बारे में पढ़ा। हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं। अभी जो हमने एंडिंग में पढ़ा मेहरक के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के अलावा हमने ये भी पढ़ा कि कैसे लोग जो है फार्मर्स बने होंगे, हर्डर्स बने होंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम एल्सवेयर भी पढ़ लेते हैं। में एल्सवेयर है और ये एल्सवेयर फ्रांस के बारे में दिया गया है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। इसकी कैपिटल पेरिस है जहाँ पे आईफिल टावर है। सो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग ये फ्रांस के केव में मिली है, और ये केव ना 4 बच्चों ने 100 ईयर्स अगो ढूंढी थी। ठीक है, द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। और जिस साइट ये जो साइट जिस जगह पे पेंटिंग मिली है, ये 4 स्कूल के बच्चों ने ढूंढी थी मोर देन 100 ईयर्स अगो। ठीक है, और जो पेंटिंग है ना, ये ऑलमोस्ट 20,000 ईयर्स अगो या 10,000 साल पहले बनाई गई थी। ठीक है, और मैनी ऑफ देम, इस पेंटिंग में बहुत सारी क्या चीज़ें बनाई गई हैं। मैनी ऑफ देम व एनिमल्स, जैसे कि वाइल्ड हॉर्स, है ना, एंड एन ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, और यस उसके अलावा बिसन, बॉली, राइनोसोरस, रिनडियर, बियर, ये सब बनाया गया है इस पेंटिंग में। इस तरीके से एनिमल्स बनाए गए हैं पेंटेड इन अ ब्राइट कलर्स। तो ये पेंटिंग में ये सब एनिमल्स बनाए गए हैं। और ये जो कलर्स है ना, कलर्स किस चीज़ से बनाए गए हैं? दीज कलर्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, जैसे कि आयरन ओर से, चारकोल से, इन सब चीज़ों से कलर बनाया गया है। ठीक है, सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी काफ़ी मतलब मुश्किल है इस तरीके से आयरन ओर से कलर बनाना, फिर इस तरीके से पेंट करना। तो
और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पेंटिंग करी गई होगी ये काफ़ी प्रीशियस ओकेशन के वक्त में ये बनाई गई होगी, ठीक है। कोई स्पेशल रिचुअल करने के लिए परहैप्स बनाया गया होगा, और परहैप्स दे वर मेड फॉर सम स्पेशल रिचुअल्स जो हंटर्स परफॉर्म करते होंगे प्रे करने के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर आपको कुछ और रीज़न लगता है ना, कि क्यों बनाई गई होगी इस तरीके की पेंटिंग, देखो जैसे यहाँ पे ये बनाए गए ना, देख सकते हो जानवर टाइप के बनाए हैं ये, तो क्यों बनाए गए होंगे, तो आप सोचिए। नेक्स्ट जो एल्सवेयर हमको पढ़ना है, ये एक न्योलिथिक साइट के बारे में है। ये न्योलिथिक साइट टर्की में पाई जाती है। टर्की कंट्री है, आप अपने एटलस में देख सकते हैं, ठीक है। और ये वन ऑफ द फेमस न्योलिथिक साइट है, इसका नाम है केटल ह्यूक, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिकल साइट केटल ह्यूक, ये फाउंड होती है इन टर्की। अब इस न्योलिथिकल साइट में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। सेवरल थिंग्स ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, जैसे कि फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी एंड शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सीज। तो ये फ्लिंट क्या होता है, एक चकमक पत्थर होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लिंट। और काउरीज क्या होती है, काउरीज की फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, गूगल मैप से निकाली थी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये काउरीज होते हैं। तो ये डेड सी है, रेड सी सॉरी, तो वहाँ से ये काउरीज लोग लेके आए, ठीक है। तो इसको काउरीज बोलते हैं। इसके अलावा क्या, मेडिटेरियन सी से शेल्स आपने देखे होंगे, सो वो लोग लेके आए। तो ये सब चीज़ें हैं उस न्योलिथिकल साइट में लोगों ने यूज़ करी थी ड्यूरिंग द सेटलमेंट, ये सब चीज़ें यूज़ करी गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि उस वक्त कार्ट्स तो नहीं हुआ करते थे ना, जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी उसको हम कार्ट्स बोलते हैं, तो कार्ट्स नहीं हुआ करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब जगहों से, सीरिया से, रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, ये सब चीज़ें टर्की के अंदर लेके आने में लोगों ने या तो एनिमल के ऊपर वो सब भार रखा, या फिर खुद के पीठ से उठा के वो लोग लेके आए हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। वन ऑफ द थिंग, मोस्ट ऑफ थिंग वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैकपैक ऑफ द एनिमल सच एज कैटल, या फिर लोगों ने वो खुद उठाई। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। इसमें एक चीज़ और, डेट्स के बारे में हम एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने मीसियो पैलियोलिथिक के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बार बार फिर से बता दे रही हूँ। 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स के बीच का 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, इसको हम ओल्ड स्टोन भी बोलते हैं, पैलियोलिथिक। नेक्स्ट हमने मीसियोलिथिक पढ़ा, फिर से मीसियोलिथिक पीरियड फ्रॉम 12,000 टू 10,000, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन यानी कि फार्मिंग, हर्डिंग, है ना। और किस डोमेस्टिकेशन क्या था, ये एक प्रोसेस था जिसमें हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, उनको टैम कर देते हैं, यानी कि पालतू बना देते हैं, है ना, इस तरीके से। सो बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन कब हुआ, 12,000 ईयर्स अगो ड्यूरिंग द मीसियोलिथिक पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज़ हमने पढ़ी मेहरग के बारे में, मेहरग की डेट्स हमने नहीं पढ़ी थी। तो मेहरग में सेटलमेंट, जो मेहरग नाम की जगह हमने पढ़ी, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आती है, वहाँ पे 8,000 ईयर्स अगो यानी कि न्योलिथिक पीरियड में वहाँ पे सेटलमेंट, लोगों ने रहना शुरू करा। और वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, हमने घर देखे, हर्ट्स देखे, है ना। और बरियल, लोग मरने के बाद कैसे वहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता था, बरियल किया जाता था, तो वो सब हमने देखा। अच्छा, उसके बाद गाड़ा तो नहीं, दफनाया एक तरीके से आप कह सकते हैं, बरियल किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा बिगनिंग ऑफ न्योलिथिक मैंने बताया 10,000 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।